Hello bachcho, welcome back to my YouTube channel Social Science with Pukhraj. Today we are going to discuss about the first chapter of political science, that is power sharing. So सबसे पहले पावर शेयरिंग में हम कौन से की टॉपिक जो है कवर करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम केस स्टडी करेंगे बेल्जियम की, देन केस स्टडी करेंगे श्रीलंका की, फिर देखेंगे कि मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका कि श्रीलंका कैसे डील करती है, देन देखेंगे बेल्जियम मॉडल कि वो कैसे अपने यहाँ के हालात को जो क्रिएट होते हैं उसको सोल्व करती है, देन व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है वो हम देखेंगे, एंड एट द लास्ट जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो किसी भी डेमोक्रेसी में वो हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये की टॉपिक्स जो है इसको नोट डाउन करिए। हम सबसे पहले हम केस स्टडी करेंगे बेल्जियम की। समझते हैं बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर बना था। अब जो बेल्जियम है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग के साथ। आप टोटल जो आपकी बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ उससे भी आधी है, मतलब इसकी पॉपुलेशन है टोटल 1 करोड़। अब यहां पे क्या होता है बेटा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। यहां बेसिकली ये जो है बेल्जियम 2 रीजन में बटा है, वेलोनिया रीजन जहां पे फ्रेंच भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है फ्लेमिश रीजन जहां पे डच भाषा बोलते हैं, और एक आपकी कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स। तो एक्चुअली में होता क्या है कि पूरे बेल्जियम में ये डच लोग है 59%, फ्रेंच लोग है 40% एंड जर्मन स्पीकिंग लोग है 1%। तो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जा रही है वो डच भाषा, और ये लोग रह कहां रहे, कौन से रीजन में, फ्लेमिश रीजन में। और उसके बाद फ्रेंच बोल रहे 40%, और वो कहां रह रहे बेटा, वेलोन रीजन में। और एट द लास्ट बचे जर्मन पर जो है 1%, वो ऑल ओवर दी बेल्जियम रह रहे हैं। देन अगर अपन इसकी कैपिटल सिटी की बात करें जो कि आपकी ब्रुसेल, तो यहां पे बेटा केस पूरा उल्टा है। यहां पे क्या हो गया कि मेजोरिटी में आ गए आप फ्रेंच और 20% रह गए स्पीकिंग डच। अब जो डच है और फ्रेंच स्पीकर्स है इनके बीच ओवर द टाइम बेटा टेंशन बढ़ना शुरू होती है। टेंशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऑल ओवर दी अगर बेल्जियम हम बात करें तो कौन है मेजोरिटी में, डच, बट कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो फ्रेंच ज्यादा है। और यहां तक इस कहानी को छोड़ते हैं, देन अपन समझेंगे बेटा श्रीलंका का कि श्रीलंका में क्या होता है। हम देखते हैं सेकंड केस जो कि है श्रीलंका का। बेटा श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड मतलब आप सबको पता होगा ऐसा जो जमीन का हिस्सा जो कि चारों तरफ समुद्र के पानी से घिरा हो और जहां पे फ्लोरा फोना हो, लाइफ पॉसिबिलिटी हो। तो जो श्रीलंका है बेटा वो आपके तमिलनाडु से साउथ में ही है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है बेटा लगभग हरियाणा के बराबर 2 करोड़। अब इसमें मेजर 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं। फर्स्ट वन इज सिनाला स्पीकर जो कि टोटल 74% है, एंड सेकंड वन इज तमिल स्पीकर जो कि 18% है। आउट ऑफ दिस 18% बेटा 13% आर तमिल नेटिव, यानी कि 13% ऐसे लोग हैं जो श्रीलंका के ही थे इन 18% में से। बाकी के जो 5% है वो इंडियन तमिल। अब सर इंडियन तमिल मतलब क्या, कि ऐसे इंडियन तमिल जब अपने इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे तो बहुत सारे लोग बेटा वहां से जो है शिफ्ट होके किधर आ गए थे, श्रीलंका में, और वो श्रीलंका में ही रह गए। यानी जिनके बाप दादा जो है वो शिफ्ट होके कहां आ गए, श्रीलंका में। तो ऐसे कितने परसेंट लोग थे, 5%। अब मोस्ट ऑफ दी जो सिनाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, यानी वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उसके बाद जो तमिल स्पीकर्स थे वो मोस्टली या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे, और बचे 7% जो लोग थे वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। तो अब श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो सिनाला स्पीकर्स मेजोरिटी में, वहीं बेल्जियम में आप देखोगे तो कौन थे, डच 59%। अब हम देखेंगे कि इसके बाद श्रीलंका में क्या होता है सर, एंड देन बेल्जियम में क्या होता है। बेल्जियम कैसे इस डाइवर्स ग्रुप को हैंडल करती है, एंड देन श्रीलंका कैसे इस डाइवर्स ग्रुप को हैंडल करती है। अब हम देखेंगे बेटा कि इस कंडीशन में श्रीलंका कैसे अप्रोच करती है। श्रीलंका क्या करती है बेटा 1948 में जो है ये इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिया जो है अपना 1947 में वे बैक जो है इंडिपेंडेंट हो गया था। उसके 1 साल बाद जो है 1948 में श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट होती है। बहुत बार जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्कर, तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1948 में जो है श्रीलंका आपका देश आजाद हुआ था। तो श्रीलंका देश जब आजाद हुआ 1948 में, तो हम देखते हैं कि सिनाला स्पीकर कितने थे बेटा, 74%। अब ये 74% लोग क्या है, मेजोरिटी में। तो सीधी सी बात है, ये अगर मेजोरिटी में है तो ये लोग इस बात का क्या उठाएंगे, फायदा। भाई सिनाला स्पीकर जैसे आपके ग्रुप है, आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में हो, जिस भी स्कूल में है, मान लो किसी एक कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में है,
फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ब्राह्मण लोग हो गए, या फिर नागर कास्ट के ही हो गए, या फिर और भी अदर कास्ट जो भी है, जो भी लेना है आपको, वो अगर मेजोरिटी में है तो बेटा हो सकता है उनके बीच जो है बहुत जो है ब्रदरहुड हो, और उसके चलते जो बेटा हो सकता है वो अपनी मेजोरिटी में होने का फायदा उठाए। सेम होता है बेटा किसके साथ, सिनाला जो स्पीकर्स होते हैं, ये होते हैं बेटा आपके 74%। अब ये 74% होते हैं, तो ये 74% लोग क्या करते हैं बेटा, 1956, अगेन इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, 1956 में एक एक्ट पास करते हैं, और एक्ट पास करने के बाद उसमें क्या करते हैं बेटा, ये सिनाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित कर देते हैं। भाई जब सिनाला लैंग्वेज को इन्होंने अपना देश का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया, यहां तक ठीक था, बट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें भी किसको प्रेफरेंस मिलेगी, सिनाला बोलने वाले लोगों को या बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को। तो जो तमिल रीजन के लोग थे, जो तमिल बोलने वाले लोग थे, जो तमिल लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे, वो थे 18%। अब ये खुद को जो है बेटा लेफ्ट आउट फील करने लगे कि यार श्रीलंका देश में तो हम भी रह रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन भी 18% है, और हम भी देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, बट सिनाला स्पीकर्स जो है इनके साथ क्या कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो ऑल दो बेटा ये सिनाला स्पीकर्स के खिलाफ जो तमिल स्पीकर्स है, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं बेटा, ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के पीछे इनका ये मुख्य कारण था कि ये मांग कर रहे थे कि भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को भी दीजिए मान्यता, और प्लस हमें भी गवर्नमेंट जॉब में जो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है बेटा, कोई भी होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रह रहा है, अगर वो उस देश का नागरिक है तो वो गवर्नमेंट से ये चीज एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ अपने वेलफेयर के लिए करे, चाहे मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में होना चाहिए। इस पे ये क्राइटेरिया सेट होना ही नहीं चाहिए, भाई आप मेजोरिटी में हो माइनॉरिटीज में हो, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन सिनाला स्पीकर ने क्या किया बेटा, ये 18% तमिल लोगों के साथ क्या किया बेटा, डिस्क्रिमिनेट किया। इससे ये क्या करते हैं बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। और ऑल दो 1980s 1970s के टाइम पीरियड में क्या होता है बेटा, धीरे धीरे ये पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसके अगेंस्ट, सिनाला स्पीकर्स के अगेंस्ट। और ये 1983 में बेटा फाइनली जब सिनालास इनकी बात नहीं मानते तो ये क्या कर देते बेटा, सिविल वॉर शुरू कर देते। सिविल वॉर का मतलब होता है बेटा गृह युद्ध, यानी जब एक देश में अपने ही लोग आपस में दूसरे ग्रुप से लड़ना शुरू कर दे। सिविल वॉर होती है 1983 में। 1983 में सिविल वॉर चलती है बेटा, जो कि एंड होती है आपकी 2009 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आपका जो है पूछता है एमपी बोर्ड सीबीएसई कि सिविल वॉर जो है श्रीलंका में कब खत्म हुई। तो शुरू हुई थी 1983 में, यहां पे भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीतता है, और इसी समय श्रीलंका में देखो क्या हो गया, युद्ध हो गया, यानी कि सिविल वॉर। और 2009 में क्या होता है बेटा, ये सिविल वॉर खत्म हो जाती है। अब बेटा सिविल वॉर जो चलती है इतने लंबे समय जब चलेगी तो बेटा इसमें हजारों लोग जो है क्या है, जान से खत्म हो जाते हैं। यानी इन सेंस कहने का मतलब है बेटा 2009 तक ये जो है गृह युद्ध चला, तो हजारों लोग जो है बेटा इसमें मारे गए। बहुत सारे लोगों ने बेटा यहां से क्या कर दिया, श्रीलंका छोड़ के पलायन कर दिया, केवल सिनाला स्पीकर के ईगो की वजह से। अगर ये 74% सिनाला इन 18% तमिल लोगों की जो है थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट कर लेते और उन्हें पावर दे देते तो बेटा 1983 में इनके देश में सिविल वॉर नहीं होता। और सिविल वॉर नहीं होता तो बेटा 2009 तक ये सिविल वॉर चला, और इतने लंबे समय तक अगर किसी देश में सिविल वॉर चल रहा है तो उस देश की इकोनॉमी है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब तहस नहस, और हजारों लोग जो है बेटा इस सिविल वॉर में क्या होते हैं, मर जाते हैं। और बहुत सारी फैमिली बेटा क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। अब श्रीलंका में बेटा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने पावर शेयर नहीं किया। अगर ये पावर शेयर कर देते तो ये क्या होता बेटा, रिजल्ट कुछ और आ सकता था। लेकिन बेल्जियम वाले बेटा लोग समझदार थे। देखेंगे अपन आगे कि बेल्जियम अपना जो है किस तरीके से इस पे डील करती है। अब इस चैप्टर का हम फोर्थ पार्ट जो है समझेंगे, दैट इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अभी अपन ने देखा श्रीलंका ने जो है पावर शेयर नहीं किया, 1983 में सिविल वॉर हुआ एंड 2009 में जाके वो सिविल वॉर खत्म हुआ, लेकिन तब तक हजारों लोग जो है जान से जा चुके थे। लेकिन जो बेल्जियम है बेटा वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, और विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1917 टू 1993, इस टाइम पीरियड में वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करता है। अमेंड मतलब उसमें बदलाव करता है। और क्या बदलाव करता है, वो प्रमुख ये 4 बदलाव करता है। भाई 1970 टू 1993 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो 4 बड़े बदलाव लेके आता है। और क्या बदलाव लेके आता है बेटा, पहला तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें इक्वल मिनिस्टर होंगे, यानी कि जो डच बोलने वाले हैं, जो डच बोल रहे हैं
वो भी 50%, और जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो भी कितने परसेंट बेटा आपके 50%, यानी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी अगर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट में 500 मेंबर हैं तो 250 तो डच के होंगे और 250 ही फ्रेंच के होंगे। सेकंड वो चेंज करते हैं बेटा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो 2 रीजन पढ़े थे अपन ने, हाँ वही 2 रीजन, एक फ्लेमिश एक वोलेनिया रीजन, इन दोनों रीजन में बेटा जो है स्टेट गवर्नमेंट बनी और इनमें इन्हीं की भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। इसका क्या मतलब है सर? यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो इक्वल राइट्स जो है एंजॉय करेगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होने की जरूरत नहीं है, यानी हर चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ये चेंज करते बेटा ब्रुसेल। ब्रुसेल जो क्या है बेल्जियम की कैपिटल, इसमें जो है बेटा एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे, सेम 50% डच एंड 50% फ्रेंच। आप चौथा ये बदलाव करते हैं। उसके पहले सर आप सोच रहे होंगे कि जो 1% जर्मन स्पीकर्स थे उनका क्या हुआ सर? भाई पावर शेयर कर रहे हैं, उनका तो नाम नहीं आया। तो उनके लिए बेटा ये अलग से बनती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बनती है बेटा लैंग्वेज के हिसाब से, और इस लैंग्वेज के हिसाब से क्या होता है बेटा, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले लोगों को जो है फ्रीडम मिलता है कि आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म करिए और आपके कल्चर को, आपकी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। गवर्नमेंट आप पे किसी भी प्रकार का फोर्सफुली किसी भी तरीके से दबाव नहीं बनाएगी। अब सर इतना मैसअप हुआ, ये तो दिक्कत हुई होगी बेल्जियम, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। ये मॉडल इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि जहां एक और ऐसा लग रहा था कि डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में जो है बहुत घेमाघेमी होगी और युद्ध जैसी स्थिति होगी, इवन यहां तक की नौबत आ गई थी कि बेल्जियम भाषा के हिसाब से 2 अलग अलग देश में ना बढ़ जाए। वो सारे कयासों को जो है इन 4 चेंज ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इवन ये जो मॉडल इतना समझ में आया लोगों को कि जब यूरोपियंस कंट्री ने मिलकर अपना जो यूनियन बनाया, यूरोपियन यूनियन बनाया, तो उसकी जो कैपिटल उन्होंने जो हेडक्वार्टर के रूप में चुना, वो किसको चुना था बेटा? ब्रुसेल्स को। ये याद रखना बेटा, अगेन 1 मार्कर बहुत बार पूछा है कि जो यूरोपियन यूनियन ने अपनी टीम बनाई थी उसके हेडक्वार्टर कहां रखा? ब्रुसेल। तो आपने देखा बेटा बेल्जियम जो है समझदारी से काम लेती है और वो क्या करती है बेटा, पावर शेयर कर देती है किन के बीच? जर्मन, फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों के बीच। ऑल्दो जर्मन केवल 1% थे, लेकिन फिर भी उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू अपनी भाषा, अपने कल्चर के लिए जो है फ्रीडम देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे बेल्जियम 4 बार बदलाव करके अपने संविधान में ये सारे बदलाव करके जो है बहुत अच्छी तरीके से इस मॉडल को अप्लाई करती है, जिससे किसी भी तरीके की सिविल वॉर जैसी स्थिति वहां पर नहीं बनती। तो आपने एक देखा श्रीलंका का केस और आपने एक देखा बेल्जियम का केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जितना शेयर कर सके 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ, चाहे वो एमपी बोर्ड में चाहे सीबीएसई में, बिल्कुल शेयर करिए। और अगर इसका पार्ट 2 आपको देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए, यस सर अपलोड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट ऑल्सो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।